मेरे जान, तो आज मेरे बच्चे हमें बात करनी है इलास्टिसिटी की और हुक्स लॉ की। यार एक चीज तो मैं आपको एक फिजिक्स के स्टूडेंट होते हुए ये चीज क्लियर कर दूं, इलास्टिसिटी का मतलब हरगिज नहीं कि जो इलास्टिक आप लोग यूज करते हैं शलवारों के अंदर या वैसे यूज किया जाता है मोस्टली, हम लोगों के ज़हन में हमेशा ये बात आती है कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है जो चीज जितनी ज्यादा स्ट्रेचेबल हो। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। इलास्टिसिटी का मतलब आप जब सेकंड ईयर में आओगे, आप लोग मेरा बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे जाके अभी जितनी औकात है उसके मुताबिक ही एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे बच्चे जब आप वहां पे आओगे तो ये चीज डिस्कस होगी, प्रूव होगी कि जो चीज जितनी इलास्टिक होती है उतनी ज्यादा हार्ड होती है। इलास्टिसिटी का मतलब चीज की हार्डनेस के साथ है, डायरेक्टली रिलेट करते हैं। हम एक्चुअली इलास्टिक को दूसरी चीज से जाके रिलेट कर देते हैं। तो मेरे बेटे ये चीज याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? हार्डनेस। ठीक है मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे यहां पे इलास्टिसिटी का मतलब प्रॉपर्टी क्या चीज है, क्या डेफिनेशन है, उसकी बात करते हैं। मेरा बेटा याद रखना, आपने इस चैप्टर में पढ़ा जब आप किसी एरिया पर फोर्स लगाते हो उसको मेरा बेटा प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है मेरा बेटा। इस प्रेशर को उर्दू में कहा जाए तो दबाव भी कहा जाता है। मेरे बेटे इसको जब आपने इलास्टिसिटी इन चीजों की बात करनी होती है तो इसको हम स्ट्रेस का नाम भी दे देते हैं। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? स्ट्रेस। कि स्ट्रेस आपके पास किसकी को लागी? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसको हम पास्कल भी लिख लेते हैं। ऐसे ही मेरा बेटा यही चीजें डिस्कस हुई थी। अब मेरे बच्चे जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो, अगर जैसे कि एक रबर का बैंड है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलूं, उस रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया तो फोर्स ही लगाई ना एरिया के ऊपर। चाहे आप स्ट्रेच कर रहे हैं, चाहे आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब आप उसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं? स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो मेरा बेटा आप उसमें क्या पैदा करते हैं? डिफॉर्मेशन। क्या पैदा करते हैं मेरा बेटा? डिफॉर्मेशन। उसकी शक्ल को तब्दील कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। जब डिफॉर्मेशन होती है, आपकी बुक में ये चीज नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूंगा, दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक जिसके आप इलास्टिसिटी का नाम दे रहे हैं, और दूसरा मेरा बेटा जिसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब ये प्लास्टिसिटी हायर क्लासेस में जाके, मतलब सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? कि जब आपने रबर बैंड को या रबर को फोर्स लगाकर स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, उसकी शक्ल तब्दील होगी, डीफॉर्म होगी। अगर स्ट्रेच हटाने से, फोर्स हटाने से ये अपनी औकात में वापस आ जाए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर ले, अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए, तो मेरे बच्चे उसको क्या नाम देते हैं? इलास्टिसिटी। किसी भी मटेरियल की वो खासियत जब आप उसमें स्ट्रेस अप्लाई करके उसकी शक्ल को तब्दील कर दो, अगर वो फोर्स हटाने से ऑब्जेक्ट दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर ले, उसे मेरा बेटा नाम क्या देते हैं? इलास्टिसिटी। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? इलास्टिसिटी। तो वो क्या अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरा बेटा? सॉलिड मटेरियल की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे बेटा? सॉलिड। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड मटेरियल की बात हो, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस के लिए भी बात करते हैं। तो मेरे बच्चे आपके पास एक्चुअली तीन तरह का स्ट्रेस होता है। एक होता है टेंसाइल, जो कि आपकी बुक के मुताबिक, मैं वैसे बुक में नहीं है, जितना है उसके अकॉर्डिंग। एक टेंसाइल होता है जब सिर्फ लेंथ में चेंज की बात की जाती है। तो सॉलिड और गैसेस की लेंथ, सॉरी लिक्विड और गैसेस की लेंथ तो चेंज नहीं होती, या होती है? नहीं होती। ठीक है मेरा बेटा। कभी आपने देखा मैंने पानी की लेंथ को बढ़ा दिया या गैस की लेंथ को ऑक्सीजन मैंने थोड़ी सी लंबी कर दी है? ऐसा नहीं होता। तो स्ट्रेस, ये जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है जिसमें सिर्फ लेंथ में चेंज आए, उसे मेरा बेटा नाम देते हैं टेंसाइल। और उसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूम में गैसेस का भी चेंज आ जाता है और लिक्विड का भी आ जाता है और सॉलिड का भी चेंज आता है। तो वॉल्यूम के लिहाज से अगर चेंज आए तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। और अगर
शेप के लिहाज से चेंज आए, किसके शेप या डायमेंशन, उसकी डायरेक्शन बदल दे, उसे कहते हैं मेरा बेटा आपके पास नाम है शेयर स्ट्रेस। क्या कहते हैं? शेयर, SHEAR। मैं इसलिए सिर्फ बता रहा हूं कि बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती, आगे भी डिटेल चीजें हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इन चीजों का इंट्रोडक्शन गिवन है, हर टॉपिक को थोड़ा सा टच किया गया है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड में कंडक्टर इंसुलेटर क्यों है, आयरन ही क्यों अट्रैक्ट होता है, बाकी चीजें अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, तो हर एक चीज की एक थ्योरी है। ठीक है मेरा बेटा। फिलहाल किसी भी सॉलिड मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल, जैसे कि रबर एक आपके पास सॉलिड मटेरियल है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल टू रिटेन इट्स प्रीवियस पोजीशन, या फिर आप क्या कह सकते हो, ओरिजिनल शेप एंड साइज, टू रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। कब ओरिजिनल साइज एंड शेप में आएगा? जब आपने यहां से स्ट्रेच करना क्या कर दिया मेरा बेटा, छोड़ दिया, खत्म कर दिया, आफ्टर रिमूवल द डीफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो उसको क्या कर रही थी, डीफॉर्म कर रही थी, तो उसकी हालत को बिगाड़ रही थी, उसकी शक्ल को तब्दील कर रही थी। अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, ऑब्जेक्ट का अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाना, इसको मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं मेरी जान, इलास्टिसिटी का। क्या नाम देते हैं? इलास्टिसिटी। क्लियर होगी ये हमारा? ओके, अब आपकी बुक में नहीं लिखा लेकिन आपको बता देता हूं, अगर आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, जैसे कि मैंने हैमर से एक ईंट को तोड़ दिया, अब मैं फोर्स हटा भी रहा हूं लेकिन वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकती। अगर बाय फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट परमानेंटली डीफॉर्म्ड हो जाए, ऑब्जेक्ट अगर परमानेंटली डीफॉर्म हो जाए, तो मेरे बच्चे उसको हम नाम देते हैं प्लास्टिसिटी का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? प्लास्टिसिटी। क्लियर होगी यहां तक ये बात? कोई इशू? ओके, आगे इसी के साथ मैं हुक्स लॉ को बहुत सादे लफ्जों में एक्सप्लेन करूंगा। मेरे बेटे आपकी बुक में थोड़ा सा शॉर्ट करके सिर्फ 2 लाइनों में, हाँ एक चीज मेरे बेटे याद रखना, इलास्टिसिटी में जो चीज जरूरी है याद रखनी वो ये है, जानेमन आपने इतनी फोर्स अप्लाई करनी है कि आप एक औकात में रहें, जिसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे, डेफिनेटली हर चीज की फिर परमानेंटली शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। अच्छा मेरे बेटे, अब ये जो शक्ल में तब्दीली है, डीफॉर्मेशन, आपके बुक में नहीं लिखा लेकिन उस सूचना को एक्सप्लेन करने से के लिए मैं आपको बताऊंगा। आपने इस मेजरमेंट को अगर नोट डाउन करना है कि अगर डीफॉर्मेशन हो जाती है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डीफॉर्म हो जाता है, तो कितना डीफॉर्म हुआ, मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन, मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन। अगर लेंथ आपके पास 2 थी, अब 4 आ गई, तो आपने चेंज ऑब्जर्व कर लिया, डीफॉर्मेशन देख ली कितनी आई। इस मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन को नाम देते हैं मेरा बेटा स्ट्रेन का। इस मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन को क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन का। इस मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन को क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन का। भाई स्ट्रेस की वजह से डीफॉर्मेशन हो गई, लेकिन कितनी हुई, इस चीज को ऑब्जर्व करना क्या कहलाता है मेरा बेटा, मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, जिसको मेरी जान हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन का। अब मेरे बच्चे, हुक्स ने कहा कि आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगा। डेफिनेटली जितना स्ट्रेच करोगे तब्दीली भी उतनी ही ज्यादा आएगी, डीफॉर्मेशन भी उतनी ही ज्यादा आएगी। ये चीजें आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बुक वाले जो लाइन है उसको समझना आसान हो जाए।
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन भी उतना ही ज्यादा पैदा हो रहा है। दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन आ गया? डायरेक्ट रिलेशन। ये बात तो समझ में आती है सबको। अब इस डायरेक्ट रिलेशन को खत्म करने के लिए इक्विलिटी लाते हैं, तो यहां पे कांस्टेंट आता है। क्या आता है मेरा बेटा? कांस्टेंट आता है। के मैं इसलिए लिख रहा हूं, वैसे आता है मेरा बेटा इलास्टिसिटी। क्या आता है? इलास्टिसिटी, ई आता है। अब इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या आ गया? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था ना कि जिसकी हालत में तब्दीली जितनी कम आएगी, स्ट्रेन का आंसर उतना ही कम आएगा, इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो चीजें हार्ड हो उनकी शेप में तब्दीली कम आती है, इसका मतलब उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। यहां पे क्या बताया जा रहा है? अब जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन भी उतना ही ज्यादा पैदा होगा। इलास्टिसिटी उस मटेरियल की हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बच्चे ये बात? अब मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग उसको जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिखना चाहूंगा। आपकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको ये कह रही है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कि आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट जैसे कि स्प्रिंग है, उसकी लेंथ में उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। हुक्स लॉ की दूसरी फॉर्म में आ रहा हूं, उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। जैसे मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, अब मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। अब उसने ये कहा ये एक्स जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग उतनी ही तेजी से वापस आने की कोशिश करेगा। उस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं मेरा बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स। अब आप एक्स उस तरफ पैदा कर रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, दोनों में क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। एक के साथ साइन क्या आ गया? माइनस। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, या फिर आपने जो इसकी शेप में डीफॉर्मेशन पैदा की। अब मैं स्प्रिंग को जितना तेजी से स्ट्रेच करता जाऊंगा, ये उतनी ही तेजी से वापस जाने की कोशिश करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये भी किसकी फॉर्म है मेरा बेटा? हुक्स लॉ की। ये मैंने इसलिए बताई, एक्चुअली है तो यही, लेकिन आपकी बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये भी बता दिया। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए यहां पे मैं क्या लेके आऊंगा? माइनस के एक्स। लो जी, ये आ गया आपका हुक्स लॉ। क्लियर हो गया मेरी जान? यहां तक मेरे बच्चे हम लोगों ने बात की हुक्स लॉ की। अब आप नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज 190 पे। तो स्ट्रेस भी लिखा हुआ है, स्ट्रेन भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मेरा बेटा? स्ट्रेस भी लिखा हुआ है, स्ट्रेन भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको अपने ऑर्डर के मुताबिक पहले पढ़ लिया कि अगर मुझे इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है तो पहले स्ट्रेस की बात तो कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट एरिया। यही लिखा हुआ मेरा बेटा पेज नंबर 190 में इक्वेशन 7.7 यही बता रही है आपको। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, F ओवर A यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ही आ रहा है मेरे बच्चे। आगे स्ट्रेन की बात करें। स्ट्रेन क्या है? मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन। अब कैसे कि आप हमेशा कंपैरिजन करोगे। अगर फर्स्ट करें मैं सिर्फ लेंथ की बात करता हूं, ये देखना मेरा पुत्र, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सपोज ओरिजिनल लेंथ उसकी 2 मीटर थी, हमने उसको L नॉट, O का मतलब ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ को डेल्टा L से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ गई? स्ट्रेन। क्या आपने कंपैरिजन किया कि पहले लेंथ कितनी थी, अब लेंथ कितनी है। आपकी बुक ने जो एक्सटेंशन है, जो चेंज है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है x से, और ओरिजिनल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? L से। कोई मसला यहां पे? कोई इशू? फर्स्ट करो, ये ओरिजिनल लेंथ 2 थी, एक्सटेंशन 4 तक आई, मतलब 2 से 4 तक उसमें क्या आ गया मेरा बेटा? चेंज। तो मैंने कहा था मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्लियर होगी मेरी जान यहां तक? अब आपने अगर देखा हो तो आपका पेज नंबर 190 तक ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। लास्ट टॉपिक रह गया आपका यंग्स मॉडुलस का। अगर मैं आपको ये बताऊं कि यंग्स मॉडुलस एक्चुअली स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंपैरिजन ही है।
स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंपैरिजन ही है। एक्चुअली 3 तरह के मॉडुलस हैं। अगर मैं लेंथ का चेंज स्ट्रेन में देखूं, भाई चेंज लेंथ में भी आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है और शेप में भी आ सकता है। हम यहाँ पे जो स्ट्रेन अपनी बुक में पढ़ा है 9th क्लास में, वो लेंथ का चेंज है। तो लेंथ के चेंज को सिंपल टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 2 और तरह के स्ट्रेन भी है, वॉल्यूमेट्रिक एंड शेप। यंग्स मॉडुलस एक्चुअली यही चीज है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। F ओवर A स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेन का फार्मूला क्या आ गया, X ओवर L। आपकी बुक में देखो, इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। यही नजर आ रहा है मेरा बेटा, ठीक है। कल यही बात करेंगे मेरी जान। सो तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। जो चीज समझ में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुरान पाक के लेक्चर्स, इंग्लिश के लेक्चर, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर, बायो के लेक्चर सब अपलोड हो रहे हैं। देखते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।